नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं संस्कृत का मॉडल पेपर 3 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिसमें आपको गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमन पद्धति से यह लाभ है। बताइए भैया, आगमन पद्धति से क्या लाभ है? कक्षा में अनुशासन की रक्षा होती है, नहीं, गलत है। विद्यार्थी कम समय में अधिक पढ़ता है, नहीं। विद्यार्थी को गृह कार्य की आवश्यकता नहीं होती, नहीं। बल्कि यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विद्यार्थिनः रटन अभ्यासम न कुर्वन्तु। अर्थात आगमन पद्धति से लाभ होता है कि इसमें विद्यार्थियों को रटन अभ्यास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर कहा गया है भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री खाली स्थान उपयुक्ता भवति। अर्थात भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री खाली स्थान के लिए उपयुक्त होती हैं। बताइए भाई, दृश्य श्रव्य सामग्री है यह किसके लिए उपयुक्त होती हैं? शुद्ध उच्चारण करने के लिए भैया क्या दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है? नहीं होती भैया। शुद्ध लेखन के लिए क्या दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है भाई? नहीं होती। इतना तो सभी जानते हैं ना। शुद्ध पढ़ने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है? नहीं होती मेरे भाई। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। देखिए संस्कृत भैया आसान है, कठिन नहीं है संस्कृत, है ना। लेकिन कठिन इसलिए लगती है हमें भाई, कोई भी भाषा जिसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसे संस्कृत कठिन लगती है। जैसे भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको हिंदी कठिन क्यों लगती है? क्योंकि वह हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। और हिंदी वालों को अंग्रेजी कठिन इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी की प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है माता शत्रु पिता वैरी एन बालुना पाठिता ना शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बकु यथा। फिर यहां पर कहा गया है बालम पाठयंताऊ माता पितराऊ के भवतः। यहां पर इसका अर्थ हुआ भैया कि वह माता शत्रु के समान है और पिता बैरी के समान है जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे हंसों के मध्य में बगुला। फिर बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहां पर भाई इसका अर्थ ये हुआ कि बालकों को ना पढ़ाने वाले माता पिता कैसे होते हैं। बालकों को ना पढ़ाने वाले माता पिता कैसे होते हैं भैया? हितैषणी होते हैं, मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, पर पालक होते हैं। तो यहां पर पढ़ाना हमने कैसे होते हैं? शत्रु होते हैं मेरे भाई। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आज हम जो गद्यांश और पद्यांश करेंगे भाई, हम बिना हिंदी समझे देखना गद्यांश और पद्यांश को कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं, आप लोग वो भी देखना। ठीक है, चलिए यहां पर बोला गया है भाई यदा छात्रः विरामादि चिन्ह विषयक कौशल वर्धनार्थम शिक्षिता भवन्ति तदा ते। यहां पर कहा गया है जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल को बढ़ाने में करते हैं तब वे छात्र। बताइए, अब देखिए भैया सीधे यहां से आप एक पॉइंट पकड़ो।
यहां पर क्या है, विराम चिन्हों की बात की गई है। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं विराम चिन्हों का यूज कहां पर होता है, लेखन में होता है। अर्थात यहां पर हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लेखन कौशल से संबंधित कहा गया है। तो भैया देख लो, लेखन कौशल से संबंधित किसमें कहा गया है, ऑप्शन डी में। लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति, अर्थात लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। अर्थात क्या हो गया, जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग लेख भाषा कौशल में को बढ़ाने में करते हैं तो वह लेखन शुद्धता को प्राप्त होते हैं या करते हैं। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर भाई क्या बोला गया है, भाषायाम व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। अर्थात भाषा में व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है, बताइए भाई। भाषा में व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है। तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है, शुद्धता। क्योंकि मेरे भाई व्याकरण शिक्षण में शुद्धता का होना बहुत अनिवार्य है, हम सभी जानते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, शुद्धतायाः। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और भाई ये पहले हर जो चारों ऑप्शन था उसी को पढ़ता था, फिर उसकी हिंदी भी करता था, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने बोला सर ऐसे में टाइम बहुत लगता है तो आप थोड़ा जल्दी कर दिया करें, इसलिए मैं आप लोगों के हिसाब से चल रहा हूं। ठीक है, चलिए भाई यहां पर क्या बोला गया प्रश्न क्रमांक 5 में, यहां पर कहा गया है भाई दिव्यांगनाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दिव्यांग से मतलब क्या है, हम सभी जानते हैं विकलांग, है ना। अर्थात दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए बताइए किसकी आवश्यकता होती है। दिव्यांग का मतलब क्या है, विकलांग। तो मेरे भाई दिव्यांगों के लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है समीचीन शब्दावल्याः प्रयोगः। अर्थात समीचीन का मतलब क्या है, यहां पर उचित शब्दावली या फिर प्रश्न शब्दावली का आपको प्रयोग करना होता है लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए दिव्यांगों में। ठीक है, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जिससे क्या होता है, यदि आप नए और प्रश्न शब्दों का यूज होता करते हैं तो वे सरलता से लेखन क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर भाई क्या बोला गया है, भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देयम। अर्थात यहां पर कहा गया है भाषा में निरंतर समग्र मूल्यांकन के अर्थ में किस पर बल देना चाहिए, बताइए। यदि आप भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन करते हैं तो बताइए किस पर बल देना चाहिए, शुद्धोच्चारण पर देना चाहिए, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की सामर्थ्य पर। तो मेरे भाई प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग कर सके। तो यहां पर ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। ठीक है, अर्थात भाषा में हमें निरंतर जो समग्र मूल्यांकन करते हैं इसमें हमें विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की सामर्थ्य पर बल देना चाहिए, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी लेवल पर। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होती है भाई, मतलब बहुत सी भाषाएं, है ना, सीधा है ना। बहुभाषिकता मतलब बहुत सी भाषाएं। बताइए बहुभाषिकता कैसी होती है, भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है, भाषा अधिगम में समस्या का निर्माण करती है, भाषा शिक्षण में एक बाधा होती है, या फिर भाषा संसाधन में प्रमादकारी होती है। तो मेरे भाई जो बहुभाषिकता होती है यह भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, भाषा अधिगम में एकम महत्वपूर्णम संसाधनम। एक क्वेश्चन भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं।
और यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर भाई, बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपका ही परिवार है पारस फ्री एजुकेशन। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलने वाले हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर भाई बोला गया है कि बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है। देखिए, बालक का बताना है हमें तृतीय विभक्ति में बहुवचन में क्या आएगा। तो मेरे भाई, बालक की तृतीय विभक्ति क्या होती है, वो होती है भाई बालकेन, जो एक वचन होगा। फिर इसके बाद बालकाभ्याम होगा द्विवचन, और बहुवचन में आएगा बालकही। अर्थात हम कह सकते हैं बालक की तृतीय विभक्ति क्या होती है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही। तो यहां पर हमें बहुवचन चाहिए जो है बालकही। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर भाई बोला गया है पश्यति रूप किस धातु का है। बहुत सारे छात्र सोचेंगे पश्य का होगा मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे धातु के रूप चेंज होते हैं, एग्जाम में उन्हीं को पूछा जाता है। जैसे क्या होता है भाई, जो गम धातु होती है भाई, गम धातु का क्या होता है, गच्छ है। ठीक है, तो ऐसे ही भैया एग्जाम में पूछता है जिनके चेंज होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, जो 10 धातु होती है जिसका अर्थ होता है देखना, तो एक या पश्यति होता है। ठीक है, ओके। चलिए भैया, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन बी के साथ चला गया है। यहां पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, अर्थात भाषा अर्जन सामर्थ्य किसका नाम है, बताइए भैया। भाषा अर्जन सामर्थ्य किसका नाम है। भैया हम सभी जानते हैं भाषा अर्जन कैसे होता है मेरे भाई, स्वाभाविक रूप से होता है ना, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें देख लो भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहां पर कहा गया है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, अर्थात मानवगत सहज प्रतिभाओं के कारण भाषा अध्ययन की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल भैया सही है, यहां पर राइट आंसर हमारा चलाया जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। ठीक है, गद्यांश पद्यांश भी करेंगे भैया, और आज हम गद्यांश पद्यांश को बिना हिंदी समझे करेंगे। ठीक है, यहां पर कहा गया है भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम शक्नोति, अर्थात भाषा अध्यापक अपने लेखन कौशल के शिक्षण को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है भैया, तो यहां पर ऑप्शन 1 में देख सकते हैं आप, ज्ञानवर्धक विचारणाम सहायेन स्व शब्द ही मातृभाषायाम लिखितुम उक्त्वा, अर्थात भाषा अध्यापक अपने लेखन कौशल शिक्षण को कैसे बढ़ाता है, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से और अपने शब्दों को मातृभाषा में लिखकर। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाकी में आप देख सकते हैं भैया स्रोत लेख की बात की गई है, छात्र को लिखने और पढ़ने की सूचना देकर नहीं, छात्र को स्पष्ट लेखन का आदेश देकर नहीं। जब भी भाई आपको इसमें इस टाइप के कथन वो देखें ऑप्शन, उनको भैया पहले क्रॉस कर दो, फिर जो बचा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। ये भैया कई बार पूछा गया है, छात्र इसमें बहुत गलती करती हैं। राजपुत्र का समास विग्रह बताइए क्या होगा। तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो बस ऑप्शन ए को लगा देते हैं या फिर ऑप्शन सी को लगा देते हैं। लेकिन भाई मेरे गलत हो जाएगा ये।
राजपुत्रा का समास विग्रह होता है राज्ञा पुत्रः। राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं ना तत्पुरुष समास में क्या विभक्ति का भी ध्यान रखना होता है। इसमें क्या है राजा का पुत्र, अर्थात इसमें क्या है षष्ठी तत्पुरुष समास होगा मेरे भाई, इसलिए क्या है राज्ञा का यहां पर यूज होगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भाषायाः प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है मेरे भाई? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, संकेत भाषा या फिर व्याकरण? तो मेरे भाई भाषा का प्राथमिक रूप होता है संकेत भाषा। क्या होता है? संकेत रूप भाषा होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं व्यक्ति जब कुछ सीखना व जानना चाहता है तो पहले उसे संकेत के माध्यम से सिखाया जाता है, और जब फिर वह बोलने लगता है तो अंत में उसे लिखना भी सिखाया जाता है। ठीक है, यहां पर प्राथमिक रूप क्या होता है? संकेत भाषा। भैया प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और यदि आपको इससे पहले के प्रैक्टिस सेट या अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट देखना है भाई तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। यहां पर भाई मेरे कहा गया है भाषा तावत अभिव्यक्तये स्वमत व्यक्तिकरण से सर्वश्रेष्ठम खालिस्थान माध्यम अस्ति। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति अपने मत को व्यक्तिकरण करने का सर्वश्रेष्ठ खालिस्थान माध्यम है। भैया मेरी हमने भाषा की परिभाषा तो पढ़ी है, सभी ने पढ़ी। भैया भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा भैया हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान क्या कहा जाता है? विनिमय। तो यहां पर क्या है मेरे भाई? भाषा अभिव्यक्ति क्या है? अपने मत के व्यक्तिकरण करने का सर्वश्रेष्ठ कैसा माध्यम है? विनिमय करने का। भाषा के द्वारा क्या है? हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात विचारों का विनिमय कर सकते हैं। राइट आंसर यहां पर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यदि आप प्रश्न में से एक दो शब्द भैया पकड़ गए तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको, ना कोई टेंशन लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से पेपर को सॉल्व करना है। चलिए भैया अब देखिए हमने वहां पर 15 प्रश्न भैया कर लिए आसानी से। अब हमें करना है यहां पर पद्यांश। मैंने कहा था ना बिना हिंदी समझे हम इसको करेंगे, तो देखिए बिना हिंदी समझे हम कैसे करते हैं। यहां पर क्या है भैया, पहले हमें इन श्लोकों को पढ़ना होगा, फिर उसके बाद क्या है यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 तक आंसर दीजिए। लेकिन भैया हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा प्रश्नों पर आएंगे, क्योंकि हमने कहा था ना आज हम कुछ तूफानी करने वाले हैं। अब देखिए भैया प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है? सर्वम कस्मिन् प्रतिष्ठम। भैया हमें इसका आंसर नहीं पता, अरे कोई बात नहीं भाई मेरे, जो यहां पर देख रहे हो सर्वम कस्मिन् प्रतिष्ठम, इसको भैया आप देख लीजिए इस तरह से किसमें दिया है। तो देखिए मेरे भाई सर्वम सत्य प्रतिष्ठम, अर्थात यहां पर क्या है? सत्य आना चाहिए। तो मेरे भाई सत्य आना चाहिए वहां पर, तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हो गया पहला प्रश्न। है कितना आसान था, हमने हिंदी नहीं बताई ना आपको। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। एक काम करते हैं भाई, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर भैया आप लोग हमें कमेंट करके बताना क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना भैया, आप यहां पर इसको वीडियो को पोस्ट कर लो और देख लो भाई कि यार किससे मैच हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 18 पर। यहां पर भाई बोला गया है केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अब क्या है? केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। भैया कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया ना, हमें यहां पर आना ना सीधा। देखिए भैया कहां से मिलता है केन कार्याणि ना सिद्ध्यन्ति। तो देखिए सिद्ध्यन्ति मिल गया, तो ये मिल गया हम उद्यमेन। तो उद्यमेन देखिए भैया दिया है क्या वहां पर? क्या उद्यमेन? चलिए देखते हैं भैया, हाँ बिल्कुल दिया है उद्यमेन। तो बस मार दो ऑप्शन ए को। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। मैं चाहूं तो आपको इसकी हिंदी बता सकता हूं, लेकिन भाई मैंने पहले ही बोल दिया था आज हम बिना हिंदी पढ़े पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहां पर क्या है, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी ना भवन्ति। अब चलिए हम देखते हैं क्या है भैया, मित्र वाली की बात की गई है। अब भैया पहला ही देख लो, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। देखिए बाकी सभी शब्द मैच हो रहे हैं इस लाइन से, ये केवल कलह नहीं है वहां पर, ठीक है। तो कलह होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको देखना भैया। तो देखिए कलह है, तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करते जाना है। अब यहां पर देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। चलिए इसको भी देखते हैं भैया हम। प्रिय वाक्य प्रदानेन किम तुष्यन्ति। अब देखिए प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतुवः, ठीक है। यहां पर दो शब्द नहीं देखने को मिल रहे हैं हमें, सर्वे और जंतुवः। चलिए देखते हैं भैया वहां क्या मिलता है भैया हमें ऑप्शन में। तो देखिए जंतुवः मिल गया हमें, तो बस ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। श्रेष्ठ पदस्य पर्याय अस्ति। भैया गद्यांश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची क्या होता है, बताइए श्रेष्ठ का पर्यायवाची क्या होगा भाई, सभी ने हिंदी पढ़ी है। श्रेष्ठ का मतलब होता है पर्यायवाची उत्तम, ठीक है। ऑप्शन बी चला जाएगा, हो गया ना भैया। यहां पर हमने पद्यांश कर लिया है, अब आते हैं गद्यांश पर। कितना आसान है भैया, बहुत मजा आ रहा है ना क्लास में सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 से 30 तक हम जो आंसर देंगे वो देंगे गद्यांश के अनुसार। यहां पर कहा गया है कि पहले भैया आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न क्रमांक 22 से प्रश्न क्रमांक 30 तक उत्तर देना है, ठीक है। तो भैया हमें गद्यांश नहीं पढ़ना है, हमें सीधा आना है प्रश्नों के ऊपर। यहां पर बोला गया है वृक्षे का प्रीति बस्ती इसमें। चलिए भैया देख लो। अब यहां पर देख ली प्रीति बस्ती इसमें मिल गया, तो कहा गया वृक्षे एका चटका प्रीति बस्ती इसमें, तो चटका भैया आ जाएगा यहां पर राइट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। गजः शाखाम केन अत्रोटयत। चलिए इसको भी देखते हैं क्या है, गजः शाखान केन अत्रोटयत। तो देखिए यहां पर आप देख लो ना भाई मेरे, गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटयत, ठीक है। सुंडेन अत्रोटयत, तो सुंडेन चला जाएगा भैया यहां पर हमारा, ठीक है, क्योंकि हाथी ने सूंडों की सहायता से भैया शाखाओं को तोड़ा है, वहां पर ये कहा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। मेघनादः कः अस्ति। मेघनादः कः अस्ति। चलिए हम देखते हैं शब्द भैया कहां मिलते हैं। मेघनादः कः अस्ति, भैया ये मिल गया। मंडूकः मेघनादः अस्ति। क्या है, मंडूकः मेघनादः अस्ति, मतलब मंडूक आना चाहिए मेरे भाई वहां पर। ऑप्शन डी मार दो, सही है क्या, बिल्कुल सही है भैया। फिर क्या है, चटकायः किम भुवि आपतत। चलिए भैया इसका भी हम आंसर देखते हैं, चटकायः किम भुवि आपतत। बस आप ध्यान रखना शब्दों को, जो ये आपको यहां पर देखना है। अब भाई यहां पर आप देख लीजिए, देखिए ये मिल गया चटकायः नीडम भुवि आपतत। देखिए आपतत, भुवि और चटका ये बाकी शब्द मैच हो रहे हैं, केवल जो नीडम भैया बीच का शब्द वहां पर नहीं है, तो वहां पर नीडम आना चाहिए। चलिए इसका आंसर भी हम दे देते हैं नीडम, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन डी, ओके भाई। मजा आ रहा है ना, आसान है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। गजः कीदृशः आसीत्। गजः कीदृशः आसीत्। चलिए इसका भी देखते हैं। अब भैया ये मिल गया प्रमत्तः गजः। कैसा था गज, प्रमत्त, तो भैया प्रमत्त देख लो। ऑप्शन डी में सी बार, सॉरी यहां नहीं है,
कौन सा था वो हमारा प्रश्न? 26वां। तो क्या मानना है? प्रमत्तः। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है गजेन कानी विशीर्णानि। बस इसको भैया हम देखते हैं। गजेन कानी, देखिए ए मिल गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, क्या है? अंडानी, मतलब अंडों को इसने क्या बनास कर दिया था। तो अंडानी देख लो भाई मेरे, अंडानी कहां पर है मेरे भाई? ए है, ऑप्शन बी मार दू। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं मेरे भाई। यहां पर बोला गया है विशीर्णानि पदस्य अर्था अस्ति। अब देखिए भाई यहां पर थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा लॉजिक। देखिए विशीर्णानि मतलब देखिए हाथी ने क्या किया भैया, वहां पर जो चिड़िया के अंडे रखे थे वृक्ष के ऊपर वो सूंड से नीचे पटक दिए। तो विशीर्णानि का मतलब क्या है? अंडे नष्ट हो गए। तो विशीर्णानि का अर्थ क्या है मेरे भाई? नष्टानि। बस एक या दो क्वेश्चन होंगे जिसमें भैया आपको थोड़ा हिंदी की आवश्यकता होगी, बाकी आप दे सकते हैं सही आंसर वहीं से। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। अब हमें यहां पर क्या है? अधा का बताना है विलोम पद क्या होगा। भैया हमने हिंदी में पढ़ा ना, अधा का विलोम क्या होता है? ऊपरी होता है ना भाई मेरे। तो बस ऑप्शन बी मार दो ना करेक्ट आंसर, है ना। हिंदी में पढ़ा ना हमने विलोम शब्द में। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। करस्यामः इति पदे लकारः अस्ति। देखिए करस्यामः बताना इसमें कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो मेरे भाई यहां पर क्या है भाई? ये भविष्य काल के लिए चूंकि यूज हुआ है, अर्थात यहां पर लट लकार होगा। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।